चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जातीय जनगणना 2023 के बारे में, जिसका रिपोर्ट अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया। इससे संबंधित जो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हमने इस वीडियो में विस्तृत तौर पर दिया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। जातीय जनगणना 2023 से संबंधित वो सभी पॉइंट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो में 2011 की जनगणना से भी संबंधित तथ्यों की हम बात करेंगे और बात होगी बिहार के संदर्भ में। क्योंकि आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, वहां पर ये वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि बिहार के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी इवेंट है, तो यहाँ से प्रश्न बनना आपके एग्जाम में स्वाभाविक है। देखिए, अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को, आपको ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2023 को जातीय गणना के आंकड़े को जारी किया है। और इस आंकड़े में अगर हम बात करें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट की, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि इस समय जो मतलब ये जो आंकड़ा जारी हुआ, तो इस समय पूरे बिहार में कितनी जनसंख्या है और कितने परिवार हैं, जिस पर्पज से ये मतलब कह सकते हैं जो सर्वेक्षण हुआ था या फिर जो सर्वे हुआ था। अगर यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में इस समय यानी कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है। और इसे अगर परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो 2,83,44,160 परिवार। ठीक है। अगर जनसंख्या की बात हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 13 करोड़ से अधिक बिहार की जनसंख्या है। एग्जैक्ट ये डेटा आप ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट डेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर बात करें परिवार की तो 2,83,44,160 परिवार है। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे संबंधित। अच्छा, यहाँ पर 2 अक्टूबर 2023 की जो हमने चर्चा किया, जिस तिथि को अभी हाल ही में ये आधिकारिक तौर पर ये डेटा जारी किया गया, तो हमने यहाँ पर चर्चा किया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि गांधी जयंती जो इस वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई गई, ये कौन सी गांधी जयंती थी? तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए, इस वर्ष 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, यानी गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अब इन सब के अतिरिक्त अगर हम धार्मिक आधार पर बांट के देखें, तो धर्म के आधार पर यहाँ पर टॉप 3 जो समुदाय है वो आंकड़े आप देख रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर बिहार की जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक आबादी जो रही जिस समुदाय की, वो हिंदू समुदाय। तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 82% अर्थात 81.99% जो है ये हिंदुओं की है। और कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,71,92,598। तकरीबन आप ध्यान रखिए 11 करोड़ के आसपास बिहार में हिंदुओं की आबादी है इन 13 करोड़ में से। दूसरे स्थान पर जो दूसरा समुदाय है यह है मुस्लिम समुदाय। महज 17.70% यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी है बिहार में। तीसरी जो समुदाय है वो है ईसाई, और ईसाइयों की जो मतलब संख्या बिहार में इस रिपोर्ट के आधार पर वो महज 0.05%। अगर मुस्लिम आबादी की कुल जनसंख्या की बात करें तो 2,31,49,925, और वहीं पे ईसाइयों की बात करें तो 75,238। ये सभी जो डेटा आप देख रहे हैं, भले ही ये बहुत बड़े बड़े डेटा है, लेकिन ये सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये सभी चीजें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। ठीक है, विस्तृत तौर पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा इसका पीडीएफ फाइल हम आपको टेलीग्राम पर सेंड करेंगे। अभी जब वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद आप टेलीग्राम पर जाइएगा, बीपीएससी मेकर सर्च कीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। तो ये तो रही मोटा मोटी बात, यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे आंकड़े, उस पर अब हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, बिहार में जो कैटेगरी है, जो वर्ग में बांटा गया, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके आधार पर जो जनसंख्या का जो मतलब कह सकते हैं प्रतिशतता के आधार पर यहाँ पर डेटा दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ईबीसी की बात करें तो 36.1%, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12%, अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65%, सामान्य वर्ग की बात करें तो 15.52% और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68%। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जातियों के आधार पर अगर हम देखें, इस रिपोर्ट को जातियों के आधार पर बांटे, यानी कि जो इसमें कहा गया है, तो आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जाति है उसके बारे में वर्णन किया गया है।
जैसे कोहरी, कुर्मी, कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार और मोची, चमार, रविदास, मुसहर, राजपूत, बनिया, मल्हा, यादव। इन सब में जो आपको ये डेटा दिख रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से ये भी अराइज हो सकता है कि जाति के आधार पर सर्वाधिक जो जनसंख्या रही वो किस जाति की रही? तो यादवों की रही। और सबसे कम किसकी रही? तो कायस्थ की रही। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंकड़ों में देखेंगे तो 14.26% यहाँ पे देखिए प्रतिशत में लिखा गया है। तो 14.26% जो आबादी रही वो यादवों की रही, जो कि बिहार में सबसे अधिक आबादी है किसी भी जाति के आधार पर हम देखें तो। और सबसे कम जो है वो 0.60% कायस्थ समुदाय की। ये मतलब कायस्थ जाति की, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है यादव के बारे में कि आंकड़ों के अनुसार बिहार में यादवों की जो संख्या वो सबसे अधिक है जाति वाइज। और यादवों की जो कुल जनसंख्या यहाँ जो है, जो आबादी है वो 1,86,50,119 है, 14.26%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बिहार में जो जाति जनगणना संपन्न हुआ कार्य, ये 2 चरण में पूरा हुआ था। ये 2 चरण आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीजें आपने देखा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2 चरण अर्थात 2 फेज में ये कार्य पूरा हुआ। पहले फेज की बात करें तो 7 जनवरी से इसका चरण शुरू हुआ था। अब यहाँ पर एक प्रश्न कॉमन रूप से आपको पूछा जाएगा कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना का कार्य शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ था? ये प्रश्न के तौर पर एग्जाम में अराइज हो सकते हैं। तो 7 जनवरी 2023 को बिहार में जाति आधारित गणना के कार्य शुरू हुआ था। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि 7 जनवरी से गणना का कार्य, या फिर यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा 7 जनवरी 2023 से ये जाति आधारित गणना का पहला चरण शुरू हुआ था। और आपको ध्यान रखना कि इस चरण में मकानों की सूचीकरण या फिर मकानों को गिना गया और ये चरण संपन्न हुआ था 21 जनवरी 2023 को। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले फेज पर आते हैं, दूसरे फेज की हम बात करते हैं। तो द्वितीय फेज जो शुरू हुआ था ये 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दूसरे चरण में परिवारों की संख्या और इसके अतिरिक्त उसके व्यवसाय, शिक्षा, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी उठता है कि जब दूसरा चरण का जो कार्य है, जो ये सारे डेटा जब जुटाए जा रहे थे, लगभग दूसरे चरण का पहला चरण संपन्न हो गया, दूसरा चरण का लगभग 80% कार्य हो गया था। तो इसी बीच इस कार्य पर या फिर इस सर्वेक्षण पर या फिर इस गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये रोक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में लिखा गया है कि बीच में मामला हाईकोर्ट चले गया था और इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जातिगत गणना के दूसरे फेज का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था। ठीक है, तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 मई 2023 को रोक लगाई गई थी। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है जो खास करके डेट है। और ये रोक कब हटी थी? आपको प्रश्न के तौर पे भी हमने आपको बताया था 1 अगस्त 2023 को। जब 1 अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने इस पर जो प्रतिबद्धता लगी हुई थी उसे जब हटाया, तो उसके बाद से पुनः इसका कार्य स्टार्ट हुआ और 20% जो रिमेनिंग काम था वो पुनः से नीतीश सरकार ने इसको लेकर जो आदेश जारी किया उसके बाद ये पूरा हुआ। इसको लेकर बकायदा सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया कि जो भी बचे हुए कार्य है उसको सही समय पर पूरा किया जाए। तो तेजी से इसमें कार्य हुआ और इसका आंकड़ा अभी हाल ही में 2023 में 2 अक्टूबर को जारी किया गया। तो ये सारी बातें फिलहाल इतनी ही इंपॉर्टेंट है ये जातिगत जनगणना से संबंधित। और भी कुछ बातें होंगी तो हम आपको फिलहाल आगे जरूर बताएंगे, लेकिन जो की पॉइंट है, जो एग्जाम में जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सभी यहीं से बनेंगे, वो सभी यहाँ पर हमने आपको दर्शा दिया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ जो आपने यहाँ पर देखा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ये प्रश्न है कि आंकड़ों के अनुसार बिहार में संख्या सर्वाधिक है या फिर सर्वाधिक संख्या है किस समुदाय की या फिर किस जाति की एक्चुअली में। तो आप लोग यहाँ पर अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर मालूम होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर आप लोग वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बिहार में किस जाति की मतलब जनसंख्या सर्वाधिक है इस रिपोर्ट के आधार पर जो अभी हाल ही में जारी हुई, इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पे फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में। क्योंकि आप यहाँ पर जनगणना से ही संबंधित वीडियो देख रहे हैं तो क्यों ना बिहार के संदर्भ में 2011 के जनगणना से संबंधित तथ्यों को देख लिया जाए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन बिहार के बारे में एक बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप तमाम चीजों को देख सकते हैं। जो बिहार राज्य है इसकी जो राजधानी पटना है, पटना आपको ध्यान रखना है कि यहां से 2-3 प्रश्न कॉमन रूप से कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो है कि पटना नगर को बसाने का श्रेय किन्हें जाता है?
तो उदयन को जाता है। बहुत कॉमन प्रश्न है, कई एग्जाम में रिपीट पे है। दूसरा प्रश्न यह है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण किसने किया था? तो आजाद शत्रु ने किया था लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। तो राजधानी इसका तो पटना है। अच्छा, यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बात हो रही, जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है और ये गोवा के रहने वाले, और इन्होंने फागू चौहान के स्थान पर राज्यपाल का मतलब पदभार ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के, जो कि 22वें मुख्यमंत्री हैं। इसको लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, और सर्वाधिक बार गांधी मैदान में झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, ये 17 बार का रिकॉर्ड बना है नीतीश कुमार के नाम। इससे पहले 14 बार का रिकॉर्ड था बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम पर था। और उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला है राष्ट्रीय पक्षी है गोरैया, और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष भी मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। राजकीय फूल गेंदा को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कचनार बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान जो बिहार का राजकीय फूल है वर्तमान में, ये मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जो नवीनतम डेटा है, उसके आधार पर बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और इसके अतिरिक्त बिहार की जो राजभाषा है, ये प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो बिहार से संबंधित इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्थापना को लेकर भी हम चीजें यहाँ पर आपको बता दें कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल से अलग होकर, और जो अपना बिहार है ये भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 22 मार्च 1912 को भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, पश्चिम बंगाल से अलग होकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया है, ये 111वां बिहार दिवस था, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये स्वास्तिक है दोनों साइड, और स्वास्तिक के बीच में जो ये वृक्ष आपको दिख रहा है, यह है बोधि वृक्ष। तो ये दोनों स्वास्तिक के बीच में जो बोधि वृक्ष है, ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सिर्फ बोधि वृक्ष नहीं बोलना है, बल्कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष जब रहे तो वो बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करेगा। ये बिहार का मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और उसके बाद पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की चौहद्दी है, और जो राजधानी है यह है पटना। और पटना के बारे में आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिले की सीमा अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो कुल 9 जिले हैं जिसके साथ पटना जिले की सीमा साझा होती है। ये यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो रही बात यहाँ पर बेसिक परिचय के बारे में, खास करके बिहार के बारे में। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के बारे में। यहाँ से कई बार, ये हालांकि बहुत छोटे स्तर के हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जानकारी है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप किसी क्वेश्चन को जानते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन आप किसी प्रश्न को नहीं जानते, कोई क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, तो वो आपके लिए कठिन है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा नजरिया है, बाकी सबका अलग अलग सोच है। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं। पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 2011 की जनगणना के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो कुल जनसंख्या जो बिहार की रही वो 10,40,99,452 रही। जो राष्ट्रीय जनगणना होती है उसके बाद, मतलब उसके आधार पर हम बिहार की जनगणना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 10,40,99,452 बिहार की जनसंख्या थी। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 5,42,00,000, उसके बाद 78,157। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 4,98,21,295 ये बिहार में महिलाओं की जनसंख्या थी। तो पुरुष और महिलाओं के बारे में यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर प्रतिशतता की दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिशतता में आपको ध्यान रखना है 52.14% पुरुषों का हिस्सा था, और वहीं पे महिलाओं की भागीदारी की बात करें जनसंख्या में तो 47.86%। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें देश की जनसंख्या का कुल भाग की दृष्टिकोण से, तो देश की कुल जनसंख्या में जो बिहार की भागीदारी है, यानी कि बिहार का जो परसेंटेज है, वो है 8.60%। जनसंख्या क्रम में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना,
और आपको ये ध्यान रखना है सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला बिहार का वो है शेखपुरा। तो जनसंख्या से संबंधित इतनी ही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या से संबंधित बिहार के संदर्भ में 2011 को लेकर पूछा जाएगा तो यही सारा चीज पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर वही स्लाइड 2 बार ऐड हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दशकीय वृद्धि का। किसी भी जनगणना को लेकर दशकीय वृद्धि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2001 से लेकर 2011 के दौरान यानी कि इस दशक बिहार की जो वृद्धि थी यानी कि जो दशकीय वृद्धि थी, आपको ध्यान रखना 25.42%। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, कई बार, एक दो बार नहीं बल्कि कई बार। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये है मधेपुरा। और आपको ध्यान रखना है सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये है गोपालगंज। जिस प्रकार आप लोग ये ध्यान रखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज, तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो गोपालगंज है। ठीक है, अभी हाल ही में गोपालगंज में थावे फेस्टिवल अर्थात थावे महोत्सव आयोजित हुआ था। फिलहाल यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व की। हमने बात किया जनसंख्या की, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर की, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। यानी कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर में 1106 अर्थात 1106 व्यक्तियों का निवास होता है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला ये शिवहर है, जहां पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो ये है कैमूर। ये कैमूर वही जिला है जहां पर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की बात बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। हालांकि बिहार का जो पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो जनसंख्या घनत्व की बात होगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में लिंगानुपात की। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो राज्य का लिंगानुपात जो है वो 918 है। ओवरऑल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लिंगानुपात को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोग लिंगानुपात को समझ ही नहीं पाते हैं, लिंगानुपात है आखिर क्या। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात को दर्शाता है। तो बिहार में जो लिंगानुपात रहा 2011 के आंकड़ों के आधार पर वो 918। तो इसमें 2 पॉइंट और हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो गोपालगंज। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो मुंगेर। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे और बात कर लेते हैं साक्षरता की। जनगणना के अंतर्गत साक्षरता भी एक अहम टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बिहार की कुल साक्षरता की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है 61.80% बिहार की कुल साक्षरता रहे। सबसे साक्षर जिला की बात करें जो अधिक साक्षर है वो है रोहतास। और सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला बिहार में है ये है पूर्णिया। ठीक है, और वहीं पर अब यहाँ पर 2 पॉइंट और। अच्छा, पूर्णिया की बात यहाँ पर हुई तो मैं बेसिकली पूर्णिया का ही रहने वाला हूँ। और पूर्णिया जिला 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई। कुल महिला साक्षरता की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 51.50% महिलाओं की कुल साक्षरता रहे। और वहीं पे पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.20%, कई जगहों पर 71.21% भी आपको लिखा मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यह रोहतास है। और वहीं पर हम बात करें सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये सहरसा है। और यहाँ पे अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये रोहतास है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे नजर डालिएगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। दोनों जगहों में आपको रोहतास दिखेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जब पुरुष और महिला साक्षरता में रोहतास आगे होगा तो ओवरऑल रोहतास के चांसेस हैं कि वो आगे होंगे। तो इसी आधार पर तीनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, और पुरुष और महिला साक्षरता में भी रोहतास आगे। लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे कम, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला ये सहरसा है और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। आई होप कि आप यहाँ पर जनगणना के अंतर्गत साक्षरता को भी समझ चुके हैं, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में। जो छात्र खास करके बीपीएससी एग्जाम के तैयारी में लगना चाह रहे हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 2024 में ये आपका एग्जाम आयोजित हो रहा है।
कुछ वर्षों से देखा गया कि हर वर्ष एग्जाम आयोजित हो रहा है, तो 2024 में भी एग्जाम आयोजित होगी और अच्छी खासी सीट हो सकता है। अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जब बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको हम जो कोर्स में ये वाले कोर्स की बात कर रहे हैं, यही बैनर होगा वहां पर एप्लीकेशन पे। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या-क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो सिलेबस आधारित नोट्स होगा, संपूर्ण बिहार जीके होगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, टेस्ट सीरीज होगा, सेक्शनल टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा। ये तमाम चीजें हम आपको देंगे। जो सिलेबस आधारित नोट्स है, इसमें सभी सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और आपको ये ध्यान रखना, अभी जो हाल ही में एग्जाम आयोजित हुआ, हमारे नोट से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। धीरे-धीरे मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न बहुत है, खोजने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर हम बात करें वहां पे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए अपेक्षाकृत कम पूछे गए। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो बीपीएससी वाला एग्जाम आयोजित हुआ था 69 वाला, करंट अफेयर्स के 2023 के प्रश्न 2-4 ही पूछे गए हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। 2022 के लगभग प्रश्न पूछे गए। एक तो प्रश्न जो पूछा गया वो तथ्यात्मक पूछा गया है, चीजों को जहां-तहां से एकत्र करके। कुछ करंट अफेयर्स में 1-2 घटना जैसे मिलान वाले हैं, तो उसमें 2023 का एक मतलब जैसे 4 विकल्प है, एक विकल्प में 2023 वाला डाल दिया है। उसके बाद जो पीछे 2004, 2022, 1998 में जो चीजें घटित हुई है, वो 3 विकल्प में दे दिया गया कि मिलान कीजिए। अब बताइए जो 2023 वाला पढ़ा है, 2004 वाला करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, तो कैसे वो रिलेट करेगा? तो ये चीजें हैं, एकदम से वक्त को बदल दिया, जज्बात को बदल दिया आयोग ने। और जहां पे मैथ के प्रश्न 10 पूछे जाते थे, वो अब करंट रीजनिंग के पूछने लगे 10 प्रश्न। तो बताइए यहाँ पर टीचर भी क्या कर सकता है? तो फिलहाल हम लोग आपके साथ रहेंगे, चीजें आपको बेहतर देंगे, इतना श्योर रहिए। और जो जिस प्रकार से एग्जाम में हमने मटेरियल आपको दिया है, लगभग वहां से आपको हेल्प मिलेगी, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि आपको जितना भी मिले वो सफिशिएंट ही चीजें मिले, आपको मतलब वैसी चीजों को बिल्कुल पढ़ना ना पड़े जो आपके लिए रिलेवेंट ना हो। वो चीजें हम आपको देंगे जहां से आपको हेल्प मिलेगी। ये अति आवश्यक है किस चीजों को आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी अति आवश्यक है किस चीज को आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपका समय बर्बाद करता है। तो इस कोर्स में ये तमाम जो सिलेबस आधारित नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको मिलने वाले हैं इसी कोर्स में। और इसके अतिरिक्त इस कोर्स की एक खास विशेषता यहाँ पर यह है कि इसमें हम आपको मंथली करंट अफेयर्स जो हमारा था बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, वो भी यहाँ पर हम आपको देंगे। तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर आपको ये भी मिलने वाला है कि 10 अक्टूबर से, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको डेट लिख दूं, 10 अक्टूबर 2023 से इस कोर्स को हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ संचालित करेंगे। आप लोग जाइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। एक नॉमिनल सा चार्ज हम आपके लिए ले रहे हैं। यहाँ पर आपको 1 साल की अवधि के लिए एक नॉमिनल सा चार्ज पर हम चीजें बेहतर तरीके से देंगे। आपको ये एहसास नहीं होगा कि बीपीएससी मेकर को हमने ज्वाइन किया तो हमारा पैसा बर्बाद हो गया। मार्केट में सबसे कम हमारा फी है और चीजें यहाँ से आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगा, नो डाउट। चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो एडिशनल बेनिफिट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर डेली क्विज, डेली नोट से वीकली टेस्ट और डाउट क्लास, ये कुछ बेहतर तरीके से संचालित होगी 10 अक्टूबर से। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा और हम आपके साथ बने हुए रहेंगे। और जो छात्र 69वीं वाला मेंबरशिप लिए हुए थे एप्लीकेशन पर, तो उन्हें दोबारा से मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। यही कोर्स आपका 70वीं में अपग्रेड हो गया। खास बात यहाँ पर यह है कि जो 70वीं के लिए आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो प्रीवियस जितना भी मटेरियल है जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम में हमने आपको दिया था, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि दोनों बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इस कोर्स को आप परचेज करते हैं तो करंट अफेयर्स की कोर्स भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट का सारा चीज यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त मेंस को लेकर भी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। हालांकि एप्लीकेशन पर वो आप अभी भी देख सकते हैं। तो उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन मतलब चलेगा, जिसमें हम आपको हर खंड से प्रश्न का वहां पर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।